नए अध्याय पर चर्चा करने चल रहे हैं। भौतिक विज्ञान में क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, और इसमें पिछला 2 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक नए अध्याय पर चर्चा करने चल रहे हैं, तीसरा अध्याय, जिसका नाम है संधारित्र एवं परावैद्युत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिलेबस में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी सुविधा हुई है, क्योंकि 30% आपका सिलेबस कम कर दिया गया है। तो सिलेबस कम करने से काफ़ी सुविधाएं होंगी आपको, और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और हम तो देख रहे हैं ज़्यादातर वही सब टॉपिक काटी गई है जो आपको तैयार करने में बहुत मुश्किल होती थी। अब एकदम आसान टॉपिक रखी गई है, अब ज़्यादा समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा, और जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ते चलिए और 12th का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए। बहुत सारे मित्र, बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं और कहते हैं कि सर हमें जो है तो फिजिक्स हमारी कंप्लीट नहीं होगी, हम कैसे करें। तो उनको हम बार बार यही समझाते हैं, GMPIC पर सर्च करिए, हमारे सारे लेक्चर आपके पास आ जाएंगे, और उन्हीं लेक्चर्स को अगर आप सुन ले ध्यान से तो इंटर में तो फेल हो ही नहीं सकते हैं, और हमेशा के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भौतिक विज्ञान के संदर्भ में अगर बात करें तो। क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं भौतिक विज्ञान तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी टॉपिक ऐसी नहीं छोड़ते हैं जो कि कठिन लगे। हर टॉपिक पर चर्चा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, और एक अच्छा जो अध्यापक होता है वो यही है कि हर टॉपिक पर वो क्या करे, गहनता से बात करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले भी जो लोग हमसे पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, वो लोग भी जानते हैं कि कैसे पढ़ाते हैं हम। तो अभी क्या है कि जैसा कि जानते हैं कि लॉकडाउन है, ठीक है, अभी अध्ययन अध्यापन के कार्य पर स्वीकृति नहीं दी गई है। तो इस कारण क्या है कि थोड़ा सा असुविधा आ रही है। हो सकता है कि बहुत जल्द हम और आप मिलें ऑफलाइन की क्लासेज में, और तब और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा असुविधा है क्योंकि हम आपके सामने, मेरा भौतिक शरीर पूरी तरीके से उपस्थित नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिलहाल आप ये इमेजिन करके चलें कि हम आपके सामने खड़े हैं, और मैं भी ये इमेजिन करके चल रहा हूँ कि हमारे सारे विद्यार्थी हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं और प्रत्यक्षतः दर्शन हो पा रहे हैं और हम सभी को पढ़ा रहे हैं। अगर हम ऐसा मान करके चलेंगे तभी वास्तव में पढ़ाई हो पाएगी, नहीं तो ये मान के चलें कि ऑफलाइन में नहीं समझ में आएगा, बहुत सारे विद्यार्थी यही धारणा बनाए रहते हैं, तब हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसी धारणाओं को अपने दिमाग से निकालिए साथियों, और जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आप कवर करिए, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा, ठीक। मीन्स कहीं भी किसी तरीके कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब होता क्या है, आप लोग थोड़ा सा और जान लीजिए कि जैसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा दिया, दूसरा भी पढ़ा दिया, पूरी तरीके से बहुत अच्छे से हमने कोशिश की आपको समझाने के लिए, लेकिन हमारे और आपके अंदर कमियां क्या हैं कि हम आप क्या करते हैं कई बार कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसे रटते नहीं हैं, उसको अपने जहन में नहीं रखना चाहते हैं, और क्वेश्चन नहीं देखना चाहते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमारा अपना ये दायित्व होना चाहिए कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हम परिभाषा को रटें, फार्मूले को रटें, और जो वैल्यूज हैं जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वगैरह की, कूलॉम का नियम बताए, गास की प्रमेय बताए, है कि नहीं, वैद्युत फ्लक्स बताए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताए, वैद्युत बल बताए, इस तरीके से जितने भी टॉपिक्स हैं सबको रट लीजिए और अपने दिमाग में रखिए हमेशा के लिए। क्योंकि अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो क्या करे कि चीज़ों को पढ़े, समझे और सदैव अपने दिमाग में रखे रहे। कई बार होता है कि आपके जहन से उतर जाएगी, लेकिन लगातार आप और हम क्या करें, पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा कि क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो लगे रहिए लगातार, और शुरुआत करते हैं आज नए चैप्टर की ओर। आइए, संधारित्र एवं परावैद्युत। संधारित्र और परावैद्युत में शुरुआत करें कुछ। इसके पहले आपको बता दें कि वैद्युत व्यवहार के आधार पर अगर देखा जाए तो वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को अधिकतर 2 वर्गों में क्लासिफाइड किया जाता है, मीन्स वर्गीकृत किया जाता है, और इन्हीं 2 वर्गों में ही वर्गीकृत करके हम क्या करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं। अब 2 वर्गों में जब पढ़ते हैं तो 2 तरीके की बात आती है, एक होता है चालक और दूसरा होता है कुचालक। कुचालक को कई बार हम विद्युत रोधी भी कहते हैं, ठीक है। तो चालक जो होता है, कंडक्टर होता है, कंडक्टर आर 2 टाइप्स, मतलब एक होता है चालक और एक होता है कौन सा, कुचालक, ठीक है। 2 तरीके। चालक आप लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है।
चालक भी पता है आपको, अचालक भी पता है, यानी बैड कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, दोनों चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, संभवतः 11th में भी पढ़ा है, अब 12th में पढ़ने चल रहे हैं। क्या होता है चालक और अचालक। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं चालक के बारे में। चलिए देखते हैं, हम लोग पहले जानेंगे चालक के बारे में और फिर जानेंगे अचालक के बारे में। ठीक, कई बार हो सकता है कि आपको दिखाई न दे रहा हो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखे। तो देखिएगा, जहाँ ना समझ में आएगा आप लोग कमेंट करिए कि सर इधर का एरिया कवर नहीं हो रहा है, तो बताएंगे, तो अगली बार हम इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। साथियों, है क्या, थोड़ा समझ लेते हैं। चालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या हो जाए, बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं। आवेश वाहक का मतलब क्या होता है? आवेश वाहक का मतलब होता है जिसमें क्या हो जाए, आवेश को ढोने वाली चीज़ें गतिमान हो जाएं। आवेश को कौन ढोता है? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही क्या करते हैं, इसको ढोते हैं ना। अभी कैसे इसको और अच्छे समझते हैं, हम बता रहे हैं कि वे पदार्थ जिनमें क्या होता है कि बाह्य वैद्युत बल लगाने पर या बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश क्या हो जाए, बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं। बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान होने का मतलब जो आवेश को ले आने और ले जाने वाले रहते हैं वो गति करने लगते हैं। ठीक है, और किसके कारण? तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण। वे पदार्थ जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या बताया, वे पदार्थ जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या हो जाए, या बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर, ठीक है ना, क्या हो जाए, अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाए ना। जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण या बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक क्या हो जाए, बहुत अधिक आवेश वाहक क्या हो जाते हैं, तो गतिमान हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अब बहुत अधिक अगर आवेश वाहक अगर गतिमान होंगे इसमें, तभी ये क्या कहलाएगा, चालक कहलाएगा, नहीं तो इसे चालक नहीं बोला जाएगा। अगर आवेश वाहक गतिमान नहीं होंगे तो इसे चालक नहीं बोला जाएगा। आगे लिख लीजिए, चालक कहलाते हैं। हम बताना क्या चाहते हैं आपको, हमने बताया कि जैसे ही हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं, तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र जैसे ही लगाया जाता है तुरंत हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो है क्या होता है कि बहुत अधिक आवेश वाहक क्या करने लगते हैं, गतिमान हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र देना ही पड़ेगा। जैसे आप समझिए कि ये कोई एक चालक है, क्या है, ये कोई चालक है, सपोज करिए ये कोई कंडक्टर है, और कंडक्टर में हमने क्या किया कि जैसे ही इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ठीक है, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसे बैटरी के साथ सपोज करिए कि कनेक्ट कर दिए इसे, तो बैटरी के साथ अगर कनेक्ट करेंगे इसे तो होगा क्या, इसमें तुरंत के तुरंत क्या बहने लगेगी, धारा का प्रवाह होने लगेगा। आपको ऐसे ही समझा रहे हैं उदाहरण के माध्यम से। धारा का प्रवाह होने का क्या मतलब होता है, इसमें जैसे ही विद्युत का प्रवाह करते हैं तो इसमें क्या उत्पन्न होता है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र है ये जो इसमें करंट जा रहा है यही बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। और जैसे ही धातु में जाएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, इसमें बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाएंगे, अर्थात इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें वो सब क्या करने लगेंगे, गति करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब गति करने लगते हैं तो ऐसे पदार्थ को फिर क्या कहा जाएगा, चालक कहा जाएगा। बात क्लियर हुई? तो अब आप लोग चालक को भूल नहीं सकते। सामान्यतः हम लोग 10th 11th में पढ़ते चले आए हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाता है उन्हें चालक कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी कोई गलत डिफिनीशन नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा उच्च कॉन्सेप्ट के साथ हाई कॉन्सेप्ट अगर यहाँ अप्लाई करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा बोल देते हैं कि वे पदार्थ जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेशवाहक क्या हो जाए, गतिमान हो जाते हैं। जिसमें ऐसा पदार्थ हो जिसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो बहुत ढेर सारे क्या हो जाए, ढेर सारे बहुत ज़्यादा क्या
आवेशवाहक गतिमान हो जाए इसमें। अगर ऐसा होता है तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, चालक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनको चालक बोला जाएगा। उम्मीद है कि अब हमारी बात आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी कि चालक क्या होते हैं। चालकों के बारे में अगर उदाहरण दिया जाए तो आप जानते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, जैसे तांबा हो गया, है ना, जैसे लोहा हो गया, और अगर अच्छे स्तर पर बात करें तो जैसे चांदी हो गया। क्या होता है, चांदी होता है। इसके बारे में बताएंगे कि किस पदार्थ की चालकता कितनी अच्छी होती है और किसी पदार्थ की चालकता अच्छी क्यों होती है, ठीक है, या नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, इसको हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर सामान्य तौर पर जो है केवल उसको बता दे रहे हैं, आगे थोड़ा सा जो जटिल प्रक्रियाएं हैं उन पर भी आपसे हम चर्चा करेंगे। साथियों, हम आपको बता रहे थे कि ऐसा पदार्थ हो जिसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए, और जैसे ही बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो तुरंत क्या हो जाए, इसमें बहुत सारे आवेशवाहक क्या हो जाएं, गतिमान हो जाएं। आवेशवाहक अगर गतिमान हो जाते हैं तो उसी को हम बोल देते हैं चालक। सपोज करिए जैसे अगर ये चालक होता, इसको जैसे हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते वो सारे इलेक्ट्रॉन गति करने लगते। इलेक्ट्रॉन के गति करने का मतलब यहाँ पर ये होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेशवाहक इसी को बोला जाएगा, ठीक है। एक तरीके का ये देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये आवेश को या चार्ज कैरियर बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आवेशों को ढोता है। क्या करता है, तो आवेशों को ढोता है। तो यहाँ पर इसीलिए आवेशवाहक बोला जाता है, यानी आवेश को ले जाने वाला। तो यानी धातुओं में क्या होता है, धातुओं को जैसे ही बाह्य वैद्युत क्षेत्र के साथ कनेक्ट किया जाता है तो तुरंत क्या होने लगता है, तुरंत इसमें जो है आवेशवाहक गतिमान हो जाते हैं। अगर आवेशवाहक गतिमान होते हैं तब तो ये चालक है, नहीं तो चालक नहीं होगा। अब हमने आपको उदाहरण बताया, जैसे मान लीजिए कापर है, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम है, जैसे आयरन है, जैसे चांदी है। इस तरीके के ये सब पदार्थ क्या होते हैं, तो ये सारे के सारे पदार्थ चालक की श्रेणी में रखे जाते हैं। अच्छा, याद रखिएगा, एक पारा होता है, पारा को भी क्या कहा जाता है, पारा भी एक धातु होती है, यानी पारा भी एक चालक है। इनमें भी क्या होता है, धारा का प्रवाह हो जाता है। जैसे एल्युमिनियम है, क्या है, एल्युमिनियम। और क्या होता है, तो एल्युमिनियम के अलावा जैसे तांबा है, जैसे चांदी है, जैसे लोहा है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का उदाहरण आप दे सकते हैं। तो संभवतः अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि विद्युत रोधी क्या होते हैं, क्योंकि विद्युत रोधी भी हमारे सिलेबस में रखा गया है, तो उसको भी जान लेते हैं। तो जितना हम लिखाते चल रहे हैं, जितना समझाते चल रहे हैं, आप भी हमारे साथ उतना कार्य करते चलिए। अगर आपको स्मार्ट स्टूडेंट बनना है तो ये सारे वर्क्स आपको करने पड़ेंगे। साथियों, चलिए देखते हैं आगे। अचालक के संदर्भ में बात करते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आए हैं। चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, उपधातु क्या होती है, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। देखिए, हमने अचालक लिख दिया, ये आ लगा दो, अचालक बन गया। बैट कंडक्टर के संदर्भ में अब हम लोग विचार करेंगे। तो अचालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, अचालक कहा जाता है। यही समझ लीजिए सारी बात को। अब जैसे इसमें क्या है, धारा का प्रवाह नहीं होगा, ये क्या है, ये वुड है, लकड़ी है। अगर इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा तो ये क्या है, ये अचालक है। अभी तक जितनी बात बता रहे, जैसे चालक के बारे में आप सामान्यतः बोलें तो ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह हो सकता है या होता है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, तो उन्हीं को चालक बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर परिस्थिति ठीक उसके विपरीत है। यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, उन्हें क्या बोला जाता है, अचालक बोला जाता है। अगर आप लोग कहिए तो हम लिख देते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह, धारा मतलब वैद्युत धारा, ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह संभव नहीं है, उन्हें अचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें अचालक कहते हैं। तो अब आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अचालक क्या होता है, ठीक है।
तो अचालक में क्या होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता, यानी करंट उसमें पास नहीं हो पाती है। अच्छा, एक चीज़ और है, जान लीजिए, जैसे यहाँ पर लिख लिए आप लोग अचालक, कई बार इसे अचालक नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। अचालक की जगह पर इसे कई नामों से जाना जाता है। जैसे एक बोला था विद्युत रोधी, क्या बोला जाता है, विद्युत रोधी भी कहा जाता है। तो इसे जानते रहिएगा कि बैड कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। तो कई तरीके से, कई नाम से संबोधित किए जाते हैं। पता लगा आपसे पूछ लिया जाए विद्युत रोधी क्या है, आप तो सिर्फ अचालक का नाम सुने हैं, विद्युत रोधी का नाम सुने ही नहीं है, तो आप वहाँ बता ही ना पाएँ, ऐसा हो जाए। तो ऐसी परिस्थितियाँ डेवलप ना होने पाएँ आपके साथ, इसके लिए जितने उसके समानार्थी शब्द हैं, जितना उसके पर्याय हैं, हम उन पर भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब आप लोगों को अचालक समझ में आ गया होगा। ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, उन्हें अचालक या फिर क्या बोला जाता है, विद्युत रोधी बोला जाता है। आप थोड़ा सा इसी में और डिटेल में अगर चर्चा करें तो आपको बता दें कि अचालकों में मुक्त आवेशवाहक नहीं होते हैं। कई बार आपसे प्रश्न किया जा सकता है, कई बार लोग आपसे व्यंग कर सकते हैं, आपसे टिप्पणी कर सकते हैं, आपको चैलेंज कर सकते हैं कि ये बताओ कि जैसे विद्युत रोधी पदार्थ है तो उसमें मुक्त आवेश पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। तो उनसे बताइएगा कि अगर मुक्त आवेश अगर पाए ही जाते तो फिर अचालक क्यों कहलाते हैं, वो तब चालक हो जाते, अचालक न होते। समझ रहे ना हमारी बात को। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त आवेश अगर पाए जाएंगे तो वो अचालक नहीं कहलाएंगे, तब वो चालक हो जाएंगे, क्योंकि तब उसमें धारा का प्रवाह आसानी से संभव हो सकेगा, यानी सुगमतापूर्वक उसमें धारा बह सकेगी, तब वो अचालक नहीं रह जाएगा, तब वो चालक हो जाएगा। तो उसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पर क्या है कि ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होता है, धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, या आप क्या कह सकते हैं कि जिनमें मुक्त आवेश नहीं पाए जाते हैं, यानी फ्री चार्ज नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगर उदाहरण के तौर पर इसके संदर्भ में हम बात करें तो आपको बता दें, इसमें उदाहरण जैसे होता है रबर, क्या है, रबर है, अब्रक है, कांच है, लकड़ी है, कागज़ है, ठीक है ना। इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं, विद्युत रोधी हैं, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर हम लिख दे रहे हैं ताकि आप भूलें ना। जैसे लकड़ी है, और लकड़ी है कैसी, तो सूखी हुई है, ठीक है। तो लकड़ी, कांच, रबर, ठीक है, क्या लिखा है ये, रबर, और क्या, शुष्क वायु कह सकते हैं आप, ठीक। तो शुष्क वायु भी क्या है, तो ये भी माना जाता है कि अचालक है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में क्या है कि मुक्त आवेश नहीं पाए जाते हैं, और जिनमें मुक्त आवेश नहीं पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अचालक, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब्रक का नाम सुने होंगे, क्योंकि अब्रक जो है भारत में ज़्यादा उत्पादन होता है अब्रक का, तो अब्रक भी लिख लीजिए। तो अब्रक क्या है, अब्रक भी एक तरीके का अचालक होता है, ठीक है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो शुष्क वायु हो, या फिर आपकी रबर हो, या फिर आपके कांच हो, या फिर लकड़ी हो, ये सारी की सारी चीज़ें अचालक की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो अब आप चालक और अचालक को कभी नहीं भूल पाएंगे। जनरली जब आपसे कोई पूछेगा चालक क्या है, तो आप कुछ नहीं, सिर्फ इतना बता दें कि वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह हो जाता है उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है चालक, ठीक है। जैसे आप उदाहरण दे दीजिएगा, लोहा है, ठीक है, लोहा है, एल्युमिनियम है, कापर है ना, एजी चांदी है, इस तरीके से आप उदाहरण के माध्यम से उन्हें समझा सकते हैं। और जब अचालक की बात आएगी तो बता दीजिएगा ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें अचालक बोला जाता है। उदाहरण की बात करें तो जैसे लकड़ी है, कांच है ना, और शुष्क वायु है, अब्रक है, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं ये सब अचालकों की श्रेणी में रखे जाते हैं। साथियों, इसी तरीके से हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आइए अगली टॉपिक पर बात करते हैं। देखते हैं अगली टॉपिक क्या है इसमें। चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश, चालकों में
मुक्त तथा बद्ध आवेश। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फ्री एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर। चालकों में मुक्त तथा बंध आवेश क्या होते हैं, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। हम आपको बहुत कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इस तरीके में क्या होते हैं कि जो थोड़ा सा वैसे स्टूडेंट होते हैं जिनको डायरेक्ट डेफिनीशन चाहिए या डायरेक्ट रट लेना चाहते हैं, तो हम वैसा काम नहीं करा पाएंगे आपके साथ, क्योंकि ये इंटर है। रट करके आप कितना लिखोगे, पूरा रामचरितमानस के जैसे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, कैसे रट लोगे। और बायो वाले हैं तो उनके लिए तो और आफत है। बायो कितनी मोटी विज्ञान पूरा बुक होती है, आखिर कितना रटोगे आप। तो रट पाना आपके लिए संभव नहीं है। इसलिए पूरा आप अवधारणात्मक ढंग से यानी कॉन्सेप्ट के साथ किसी चीज़ को सीखने का प्रयास करें। और यकीन मानिए आपके साथ हम लगातार लगे रहेंगे। हम बार बार ये बोलेंगे नहीं कुछ बड़ी बड़ी बातें, ठीक है। जो सिलेबस है उसको पूरा कवर करा के आपको दिखाएंगे और कॉन्सेप्ट के साथ हर चीज़ को बताने का प्रयास करेंगे, जैसे कि यहाँ पर चल रहा है। एक ही परिभाषा अगर ज़रूरत पड़ी, मुझे लगा कि हमारे विद्यार्थी नहीं सीख पा रहे हैं, तो हम 10-10 बार आपको बता देंगे, एकदम आसान कर देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश के बारे में। क्या होता है फ्री और बाउंड चार्ज, ठीक है। और ये बात करेंगे हम चालकों के संबंध में, ठीक है। तो चालकों के बारे में अब हम लोग बात करने चल रहे हैं कि मुक्त और बंध आवेश क्या होता है। आप सभी को पता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से बना हुआ है। कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसको ये ना पता हो कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर के बने हैं। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि परमाणु क्या होता है, वैद्युत उदासीन होता है। हम आपको बता रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्या होता है। देखिए यहीं से भी कॉन्सेप्ट निकलेगा। हम आपको बता रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्या है, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना है। और आपको पता है कि जो परमाणु होता है, परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। क्या होता है, परमाणु वैद्युत उदासीन होता है, ठीक। आप थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्सेप्चुअल ढंग से जानते हैं कि कैसे परमाणु जो है हमारा वैद्युत उदासीन होता है। आप सभी लोग पढ़े हुए हैं और सभी लोग जानते भी हैं इस चीज़ को कि जैसे मान लीजिए ये बना हुआ है एक न्यूक्लियस, नाभिक है। ये क्या है, ये नाभिक है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर नाभिक बना हुआ है और आप सभी को पता है कि नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है और इसी के साथ में क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। और नाभिक के बाहर क्या होती है, कक्षाएं होती हैं। क्या होती है, नाभिक के बाहर कक्षाएं होती हैं और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा। आपको हम बताना ये चाहते हैं कि परमाणु वैद्युत उदासीन कैसे होता है। आपको बता दें परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है और नाभिक में जितने धनावेश होते हैं, नाभिक में धनावेश का मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ऋणावेश यानी माइनस चार्ज होता है। और आपको बता दें जैसे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन को आप प्रोटॉन पर क्या होता है, तो धनावेश होता है। और आपसे बात करें अगर न्यूट्रॉन के बारे में, तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है विद्युत उदासीन होता है, ठीक है। क्या होता है ये, विद्युत उदासीन। अब यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आएगा जब ये बातें बताएंगे। हमने आपको बताया कि नाभिक में क्या रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रोटॉन पर क्या होता है, धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज यहाँ पर नहीं है। तो नाभिक के अंदर जितना प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के बाहर क्या होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है।